सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कल जब क्लास समाप्त किए थे तब उस समय फेलियर ऑफ रिवेट जॉइंट के संबंध में संक्षेप में बताया गया था। इसमें जब भी कोई स्ट्रक्चर रिवेट जोड़ के माध्यम से जोड़ा जाता है तो उसमें 3 प्रकार के फेलियर बताए गए थे। पहला टेंसाइल फेल्योर, दूसरा शियर फेल्योर और तीसरा बीयरिंग फेल्योर। अब इसके डिटेल में एक इसमें देखिए लैप जॉइंट का चित्र दिखाया गया है। इसमें 2 प्लेटों को सिंगल रिवेट लैप जॉइंट के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें फोर्स की जो डायरेक्शन है वो एरो के माध्यम से दिखाई गई है। इसमें जोड़ने के लिए एक वर्टिकल लाइन पे 3 रिवेट दिखाए गए हैं, इसलिए ये कहलाएगा सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। अब इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन है, देखिए पिच जो है 2 रिवेटों के बीच की दूरी, ये पिच। जबकि कल परिभाषा में क्या बताया गया था कि फोर्स की जो डायरेक्शन है उसके समानांतर रिवेट रेखा पर क्रमागत 2 रिवेटों के बीच की दूरी पिच कहलाती है। अब इसमें ये जो पिच ली गई है, हमको जब इसकी चौड़ाई नहीं ज्ञात होती प्लेट की तो हम एक पिच लंबाई में गणना करते। तो अब देखें कि इसमें एक पिच लंबाई को, इस डायग्राम को यहाँ पे बनाया गया है। इसमें ये एक पिच लेंथ है, क्योंकि पिच जो है रिवेट के सेंटर टू सेंटर से होती है, तो इसलिए चित्र में ये हाफ जो होल है वो इसमें दर्शाया गया है। अब इसमें होगा क्या कि जब हम धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाएंगे तो इसके प्लेट में जो कमजोर सेक्शन होगा, कमजोर सेक्शन मतलब जहां पर एरिया कम होगा, वहां पर तनाव प्रतिबल उत्पन्न होंगे। जब उत्पन्न प्रतिबलों का मान इसके अनुज्ञेय जो प्रतिबल है, सामर्थ्य है, उससे जब अधिक होंगे तो यहां से रिवेट ब्रेक हो जाएगी। किसी को कहते हैं टेंशन फेल्योर। यानी यहाँ पर धीरे धीरे बल का मान बढ़ाएंगे तो इस खंड पर, इसको हम लिख सकते हैं खंड, मान लीजिए रिवेट ए और बी, तो ये खंड जो ए बी है इसके बीच में जो प्रतिबल उत्पन्न होंगे और उत्पन्न प्रतिबलों का मान जब अनुज्ञेय सीमा पर पहुंचेगा तो ये फेल होने की स्थिति में होगा। जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी ये यहाँ से फेल हो जाएगा, तो इसको कहते हैं टेंसाइल फेल्योर। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ देखिए फोर्स बराबर क्या होता है, एरिया इनटू स्ट्रेस। तो अब टेंसाइल फोर्स जिसको कि हम पीटी या कैपिटल एफटी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन एक पिच लंबाई के लिए है, तो हम यहाँ पर एरिया कितना होगा, ये लेंथ टोटल यहाँ से है पिच के बराबर यानी कि पी। अब इसमें से ये जो हाफ रिवेट का जो डाया है इधर कम हो जाएगा, हाफ इधर कम हो जाएगा, तो रिवेट होल का डाया क्या बताया, डी। रिवेट की जो होल है उसके डायमीटर को बताया था कल डी, तो इसमें से पी में से हम डी माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ हमको पता चल जाएगी। अब इसमें प्लेट की मोटाई मान लीजिए कि है टी, तो इस खंड पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब तनाव प्रतिबल यानी जिसको कि हमने कहा एफ टी, तो इस तरीके से इस प्लेट की तनन सामर्थ्य पीटी ये कैलकुलेट हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा होगी तो यहां से ये फेल हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद दूसरा आता है, ये हो गया पहला टेंसाइल फेल्योर, दूसरा कहते हैं शियर फेल्योर। अब इसमें इसके इस डायग्राम को हटा दे रहे हैं। अब इसमें प्लेट का जो क्रॉस सेक्शन है, यानी हम सेक्शनल व्यू देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाएगा। इसमें फोर्स
ये लगेगा P, और ये रिवेट यहां से लगाई गई। जैसे जैसे इसमें फोर्स की वैल्यू, T की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, जो रिवेट इन दोनों प्लेटों को जोड़े हुए हैं, इसमें पिटबल उत्पन्न होंगे। अब क्योंकि जो भी पदार्थ की ये रिवेट है, इसकी अपनी एक कर्तन सामर्थ्य है। अगर उससे ज्यादा इसमें पिटबल उत्पन्न हो जाएंगे तो रिवेट शेयर होगी। शेयर होने के बाद में डायग्राम कैसे बनेगा, इस चित्र को इस तरीके से समझ लीजिए। रिवेट का ऊपर वाला हिस्सा ये हो गया और नीचे वाला हिस्सा अपनी जगह से हट जाएगा। अब हम इसको जो P लिखा था, इसको लिख देंगे PS, यानी शेयर स्ट्रेंथ। अब इसमें देखो रिवेट इस जगह से शेयर हुई। अब इस चित्र को हम देख करके कह सकते हैं कि इसमें रिवेट कितने स्थान से कट रही, सिर्फ एक जगह से। वो जगह कौन सी है, तो इसको हम कहते हैं सिंगल शेयर। अब रिवेट की जो कर्तन सामर्थ्य है, तो कर्तन सामर्थ्य यानी रिवेट के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और इनटू रिवेट की परमिसिबल शेयर स्ट्रेस। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे PS बराबर। तो सबसे पहले लिखेंगे कि रिवेट कितनी जगह से कट रही है, सिर्फ एक जगह से, तो हमने लिख दिया 1। ये 1 प्रदर्शित करता है कि इस रिवेट में सिंगल शेयर हो रहा है। सिंगल शेयर के लिए हमने 1 लिखा। अब रिवेट का जो डायामीटर है, देखिए इसमें भले रिवेट का डायामीटर कहते हैं, लेकिन रिवेट की डायामीटर को हमने पहले बताया था कि फाई से डिनोट करते हैं। और ये डायामीटर रिवेट के प्रयोग करने से पहले जो शैंक का डायामीटर होता है वो रिवेट का डायामीटर होता है। यूज करने के पश्चात इसका डायामीटर बढ़ जाता है, यानी रिवेट का जो छिद्र है उस छिद्र के व्यास के बराबर हो जाता है, जिसको कि हमने D बताया था। D की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था कि अगर रिवेट का व्यास 25 मिलीमीटर या इससे कम है, तो हम D की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो रिवेट का व्यास होता है इसमें 1.5 mm ऐड कर देते। तो इसमें सारी जो गणनाएं होती हैं उसमें हर जगह D इस्तेमाल होता है, फाई इस्तेमाल नहीं होता है। तो अगर कहा जाए कि रिवेट का व्यास, तो यानी कि रिवेट छिद्र का व्यास होगा। तो अब इसका व्यास हो गया D, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई D स्क्वायर बटे 4। रिवेट की अनुग्रह कर्तन सामर्थ्य Fs। तो इस तरीके से ये जो फार्मूला प्राप्त हुआ 2 नंबर, ये इसको मानिए 1 नंबर, तो ये हो गया शेयर फेल्योर के लिए। अब अगर इसमें जो हमारा अनुग्रह प्रतिबल की वैल्यू है, देखिए लगने वाला जो बल है वो एक निश्चित होगा कि हमको इतना बल लगाना है, और रिवेट का अगर डायामीटर निश्चित कर दिया तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निश्चित हो गया। तो हम इससे Fs की वैल्यू निकाले तो PS अपॉन एरिया। अब ये Fs की वैल्यू जो अनुग्रह प्रतिबल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तो मैं बताया था कि रिवेट अगर हमारी पावर ड्राइविन है और शॉप है, शॉप रिवेट है, तो उसकी कर्तन सामर्थ्य 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। अब अगर हम इसको इग्नोर कर दें और दिया गया भार हमको पता है कि इसमें प्लेट पे कितना लोड आना है, रिवेट का डायमीटर निश्चित है कि 18 mm 20 mm की रिवेट लग रही जो भी है, तो उस तरीके से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो PS अपॉन एरिया इज इक्वल टू Fs। अब इसमें देखेंगे Fs की वैल्यू कितनी है। अगर Fs की वैल्यू जो हमारी परमिसिबल वैल्यू है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, उससे अगर कम आती है तो इसका मतलब शेयर फेल्योर नहीं होगा, ज्यादा आती है तो निश्चित हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा कर्तन में
फेल होने के लिए ये कर्तन सामर्थ का फार्मूला निकाला। अब इसमें तीसरा फेलियर बताया था बियरिंग फेलियर। बेयरिंग फेलियर में क्या होता है कि जब हम किसी भी ज्वाइंट पर लोड लगाते हैं तो इसमें चूंकि रिवेट प्लेट के साथ संबद्ध होती है, तो इसमें प्लेट और जो रिवेट है इन दोनों में प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। इन दोनों में प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होंगे? इस छोटे से चित्र को बड़ा करके बना लेते हैं। जैसे ये प्लेट का हिस्सा है, ये होल कर दिया, तो इसमें इस जब लोड लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसमें प्रतिबल इस तरीके से उत्पन्न हुए, और जो रिवेट है इसमें इस तरीके से, डायरेक्शन देखिए। तो अब इसमें यदि उत्पन्न प्रतिबल के मान प्लेट में अगर ज्यादा हो जाते हैं, सीमा से पार करते हैं, तो जो प्लेट का होल है वो अपनी जो वास्तविक इसकी शेप है उस शेप से, वो ओरिजिनल शेप से ये विदरण हो जाता है, रप्चर हो जाता है। यानी इस तरीके होल ना रह करके ये कैसे हो जाएगा? कुछ इस तरीके से, और रिवेट ये। तो इस तरीके की जब शेप प्राप्त होगी उससे क्या होगा? जो जोड़ है वो अपनी ढीली अवस्था में आ जाएगा, तो जो प्रॉपर लोड लगना चाहिए वो वहन नहीं कर पाएगा और ये बेरिंग में फेल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कहें कि अगर जो हमारी रिवेट है, रिवेट में उत्पन्न प्रतिबल वो ज्यादा हो जाते हैं, तो रिवेट की देखिए शेप क्या है, अभी रिवेट की शेप ये है, और जब प्लेट के साथ ये जुड़ी है इस तरीके से, देखिए समझ लीजिए ये, तो अब यहां से जब बल लगेगा, तो जब बल लगेगा तो ये हिस्सा कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगा, पिचक जाएगा। रिपीट, इसकी ओरिजिनल शेप नहीं रहेगी, पिचक जाएगा हिस्सा। इसमें क्या होगा? ये यहां से हो जाएगा, यानी जो रिवेट का जो एक्चुअल जो हमारी साइज है, शेप है, वो ऐसे ना रह करके वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम कहते हैं धारण यानी बेरिंग में फेल होना। तो इसको निकालने के लिए इसका फार्मूला समझ लीजिए कि बेरिंग स्ट्रेंथ, जिसको पीबी कहते हैं, ये बराबर होती है डी इंटू टी इंटू एफ बी। यानी रिवेट का यदि हम सामने से एरिया लेते हैं, ये है, ये हो गया डी, और प्लेट की मोटाई टी इंटू इसकी रिवेट की धारण सामर्थ्य, इससे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी रिवेट की धारण सामर्थ्य निकल आएगी। अब इससे तीन प्रकार की सामर्थ्य निकली, एक तो पीटी, पीएस और पीबी। इन तीनों में जो सबसे कम जिसका मान होगा उसको हम कहेंगे जोड़ की सामर्थ्य। ये तीन वैल्यू निकली है, पीटी, पीएस और पीबी। इन तीनों में जो भी वैल्यू कम होगी, जैसे मान लीजिए कि पीएस की वैल्यू कम है और इस दोनों की वैल्यू ज्यादा है, अगर हम प्लेट में पीएस वैल्यू से ज्यादा लोड लगाते हैं तो ये तनाव में और धारण में तो सुरक्षित रहेगी, लेकिन शेयर में फेल हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम प्लेट में लगने वाले जो बल का मान है, इसमें जो न्यूनतम वैल्यू है उससे ज्यादा नहीं रखते। तो इस तरीके से ये हमारी तीन प्रकार के जो फेल्योर है, इसके लिए फार्मूले निकाल दिए गए हैं। अब इसके बाद में आपको बताया गया था कि रिवेट ज्वाइंट जो है, सिंगल रिवेटेड, डबल रिवेटेड, ट्रिपल रिवेटेड। अब जोड़ कौन सा है? जैसे लैप ज्वाइंट है तो हमने बताया था कि इसके नाम जो है सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, ट्रिपल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। इसी तरीके से अगर बट ज्वाइंट है तो बट ज्वाइंट में कहेंगे सिंगल रिवेटेड, सिंगल कवर, बट ज्वाइंट।
डबल रिवेटेड, सिंगल कवर बट ज्वाइंट, ट्रिपल रिवेटेड, सिंगल कवर बट ज्वाइंट। अगर 2 कवर प्लेट इस्तेमाल किए हैं तो सिंगल रिवेटेड, डबल कवर बट ज्वाइंट, डबल रिवेटेड, डबल कवर बट ज्वाइंट। अब इनका जो नाम बताए जा रहे हैं, इनकी गणना में इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी हमने जो फार्मूला ये बताया है, ये सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट के। अब इसमें अगर हम डबल रिवेटेड कर दें तो देखिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, यहां से ले लिया। अब इसमें हमने ये रिवेट की रो और बढ़ा दी। अब ये जो हमारा डायग्राम है ये कहलाएगा डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, और इसमें ये जो है यहां पर ये रिवेट इस प्रकार से दिखाई जाएगी। तो देखिए जो फोर्स की डायरेक्शन है उसमें ये 2 रिवेट हो गई, लेकिन अगर हम इसको देखिए उसमें ले टेंसाइल फेल्योर में, तो इस जगह पर भी वही एरिया है, वही एरिया इस जगह पे है, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो फार्मूला निकाला है इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो सिंगल रिवेटेड हो, चाहे डबल रिवेटेड हो, और चाहे ट्रिपल रिवेटेड हो। इसमें जो टेंसाइल फोर्स है पीटी, इसकी वैल्यू वही रहेगी पी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ। जो शियर फेल्योर है, अब इसमें देखिए शियर फेल्योर में ये जो रिवेट है वो इस जगह से कटेगी, लेकिन ये तभी यहां से शेयर होगी जब एक साथ दोनों रिवेट शेयर हो, यानी इस ज्वाइंट में ये दोनों रिवेट जब तक शेयर नहीं होंगे तब तक ये ज्वाइंट फेल नहीं होगा। यानी 2 रिवेट एक ही लाइन में पड़ जाने से इसमें क्या हो गया, इसकी स्ट्रेंथ डबल हो गई। इसी तरीके से अगर हम एक रिवेट और लगा देते तो यानी स्ट्रेंथ 3 गुनी हो गई। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले में एक n से और मल्टीप्लाई कर देते, जहां ये कैपिटल N ये प्रदर्शित करता है कि ये जो ज्वाइंट हमने ले रहे हैं वो सिंगल रिवेटेड है तो n की वैल्यू 1, डबल रिवेटेड है तो n की वैल्यू 2, ट्रिपल रिवेटेड है तो 3। इसी तरीके से तो हम बेरिंग में क्यों करेंगे, तो सेम वही चीज इसमें आएगी भाई। जब यहाँ से लोड लगेगा तो तीनों में जब एक साथ जितने 2 रिवेट लगाएंगे तो दोनों में जब तक ये प्रिंसिपल उत्पन्न नहीं होंगे तब तक ये ज्वाइंट फेल नहीं होगा। तो इसमें भी हम इंटू n कर देते हैं। ठीक है, जब हमने इसमें इंटू n, देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, जब सवाल हल करोगे तो पता चला फार्मूला यही है और लिखते हैं रिवेट की कर्तन सामर्थ्य, रिवेट की धारण सामर्थ्य, और कभी लिख देते हैं जोड़ की कर्तन सामर्थ्य, जोड़ की धारण सामर्थ्य। तो इसका क्या मतलब, मेन चीज ये है कि जब हमारे सिस्टम में अगर सिर्फ एक ही रिवेट लगी है, जैसे हमने पहले एक चित्र बनाया तो एक ही रिवेट को कैलकुलेशन में ले रहे थे, तो एक रिवेट जब लेंगे तो वही हमारी जोड़ की सामर्थ्य भी कहलाएगी और वही हमारी रिवेट की स्ट्रेंथ भी कहलाएगी। अब हमने अगर ज्वाइंट हमारा डबल रिवेटेड ट्रिपल रिवेटेड है तो इसमें हम n से मल्टीप्लाई कर दें। जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद में तनाव बल का मान इस फार्मूले से निकाला, कर्तन बल का मान इस फार्मूले से निकाला, और धारण सामर्थ्य की वैल्यू इससे निकाली। इन तीनों में जिसकी वैल्यू कम होगी वो हमारी जोड़ की सामर्थ्य कहलाएगी। जब हम इससे ये n हटा देंगे फार्मूले में तो यानी कि हम सिर्फ एक ही रिवेट के बारे में विचार कर रहे हैं, तो वो रिवेट की सामर्थ्य होगी। ये जो पीटी है ये हमारी, इसमें देखिए रिवेट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये हमारी प्लेट की सामर्थ्य कहलाती, तनन सामर्थ्य, और ये कहलाती है रिवेट से संबंधित है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है
कि जो ये फार्मूले हैं उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? तो ये तुम्हारे इस तरीके से 3 फार्मूले हैं जिसमें कि हमने एन भी जोड़ दिया है। एन का मतलब यही है कि जोड़ हमारा अगर एकल रिवेट है तो 1, डबल लिफ्टेड है तो 2, ट्रिपल लिफ्टेड है तो 3। फार्मूले में ये एन लिखना इसलिए जरूरी होता है कि आपको ये पता रहेगा इस एन का मतलब क्या है। तो इस तरीके से ये हमने जो डायग्राम बनाए हैं ये लैप ज्वाइंट। अब आइए बट ज्वाइंट। अब बट ज्वाइंट में जो हमारे मुख्य प्लेटें हैं, अच्छा एक चीज इसमें और बताएं कि जो हमने लैप ज्वाइंट में, पहले समझ लीजिए, लैप ज्वाइंट में जो जोड़ी जाने वाली प्लेटें हैं, अगर दोनों प्लेटों की थिकनेस अलग अलग है, जैसे मान लीजिए ये थिकनेस अलग है, मान लीजिए T1 और इसकी थिकनेस है T2, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में हम इस मोटाई को गणना में शामिल करेंगे। जो हमारा पीटी का फार्मूला था P माइनस डी इंटू एफ, तो इसमें देखिए मान लीजिए T1 इक्वल टू 10 mm और T2 इक्वल टू 12 mm। तो हम न्यूनतम के लिए निकाल रहे हैं। अगर हम इसमें 12 रख देंगे तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी, 10 रखेंगे तो कम आएगी। तो हमको देखना है कि कौन से किस बल पर ये सुरक्षित रहेगी, तो हम इसमें मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरीके से धारण के लिए फार्मूला बताया PV बराबर D इंटू T इंटू FD। तो इसमें T के स्थान पर अगर दोनों प्लेटों की मोटाई भिन्न भिन्न है तो हम जो कम होगी उसका ही इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। अब आइए बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट, इसमें ये 2 प्लेटें हैं जिनको भी शीर्ष से सटा करके रखा गया है और इनके ऊपर एक कवर प्लेट लगा दी। अब इसमें एक रिवेट ये दिखाई गई, चित्र में देखने से तुमको 2 रिवेट दिख रही है, लेकिन चूंकि एक प्लेट में एक ही रिवेट है तो तब हम इसको कहेंगे सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट ज्वाइंट। इसका जो प्लान है, ये प्लान कैसे बनेगा, देखिए ये जो कवर प्लेट है वो यहां तक आ रही है, इसको कुछ स्टेप में बना दिया। ये जो ज्वाइंट है इसको यहाँ पे डॉटेड दिखा देंगे। ये रिवेट इसमें तो इसमें देखें एक प्लेट में कवर प्लेट के साथ एक ही रिवेट है, इसलिए इसको सिंगल रिवेटेड ज्वाइंट कहेंगे। अब कवर प्लेट एक है तो सिंगल कवर कह देंगे। अब इसमें देखिए फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ये, इसमें देखें फोर्स की डायरेक्शन ये। अगर हम इसमें भी एक पिच लंबाई की लिए कैलकुलेशन करें तो ये हमारी पिच कहलाएगी। तो यहां पर हम एक पिच की लेके चलेंगे तो एरिया लेंगे कितने हिस्से का, तो ये हो गया टोटल P। ये हमारा है रिवेट होल का दाया यानी स्मॉल d, तो हाफ दाया जो है इसका इधर है और हाफ दाया इधर है, तो हमने दोनों को मिला के एक हो गया। तो इस तरीके से ये एरिया हमारा हो जाएगा PT इक्वल टू P माइनस डी इंटू P इंटू F। अब इसमें देखिए कि ये हमारी मुख्य प्लेट, मुख्य प्लेट और ये हमारी आवरण प्लेट यानी कवर प्लेट। कवर प्लेट की मोटाई हमेशा मुख्य प्लेट की मोटाई से कम रहती है। अब इसमें मान लीजिए कि भाई ये 8 mm है और ये 12 mm, तो अब इसमें क्योंकि फोर्स हमारा मेन प्लेट पे लग रहा है
तो इसमें हम पी की वैल्यू वही रखेंगे, ये जो बुक प्लेट की मोटाई है। इसमें नहीं देखेंगे कि ये 8 मिलीमीटर है, न्यूनतम है, तो हम न्यूनतम की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो इसमें भी देखना। अब इसके बाद में यानी तनन सामर्थ्य के लिए फार्मूला यही रहेगा। अब आइए कर्तन सामर्थ्य के लिए। जब कर्तन सामर्थ्य में जब इस पे लोड लगेगा तो शेयर किस तरीके से होगा, इसका डायग्राम देखिए। कवर प्लेट अपनी जगह है, मुख्य प्लेट ये अपनी जगह से लोड लगने पे जो रिवेट यहाँ पर हमने ओरिजिनली लगाई थी, ये अपनी जगह से इस तरीके से हट जाएगी। जब ये लोड नहीं लगाया गया था तो ये वर्टिकल लाइन पे थी, पूरी एक रिवेट थी, और इसको लोड लगाने के बाद में अगर हमारी रिवेट की सामर्थ्य कम है तो क्या होगा, ये प्लेट यहाँ से खिसक जाएगी। अब चाहे इसको ऐसे करके दिखाइए कैसे भी, यानी ये अपने ओरिजिनल जगह से हट जाएगी। तो ये रिवेट कहां से शेयर हुई, इस जगह से। तो रिवेट एक ही जगह से शेयर हो रही है, तो इसलिए इसको कहेंगे सिंगल शेयर। सिंगल शेयर है तो हम फार्मूला लिखेंगे PS बराबर 1। 1 का मतलब सिंगल शेयर के लिए 1। अब इसका जो डायामीटर है D, तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, पाई D स्क्वायर बाई 4 इंटू FS। अब इसमें ये नहीं कहेंगे ये दो जगह से कट रही है, सिर्फ एक जगह से कट रही है, इसलिए इसी तरीके से धारण सामर्थ्य निकालेंगे जब, तो लिखेंगे PV इक्वल टू D इंटू P इंटू F। अब इसमें देखिए जब इसमें लोड लगे तो क्योंकि लोड लगने पे प्लेट और जो रिवेट है दोनों में प्रतिबल उत्पन्न होंगे। अगर प्रतिबल उसमें उत्पन्न होते हैं तो चूंकि रिवेट हमारी कवर प्लेट से भी होकर के जा रही है, अब कवर प्लेट जी अपनी जगह से ये रप्चर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम इस फार्मूले में T के स्थान पर अगर कवर प्लेट की मोटाई मुख्य प्लेट की मोटाई से कम है तो यहाँ पर T1 लिख देंगे। तो कवर प्लेट की मोटाई को मान लीजिए T1 और मुख्य प्लेट की मोटाई को T। तो यहाँ पर T के स्थान पर लिखेंगे T के स्थान पर T1 या T में जो न्यूनतम हो उसको हम रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो ये हमने जो कैलकुलेशन की, ये सिंगल रिवेट सिंगल कवर बट ज्वाइंट। अब उसी तरीके से फिर इसमें बढ़े कि अगर ये ज्वाइंट डबल रिवेटेड सिंगल कवर बट ज्वाइंट होता तो क्या होता, ये रिवेट हमारी जब दो रिवेट लगी होती तो एक साथ जब तक दोनों शेयर नहीं होते तब तक ये जो है ज्वाइंट फेल नहीं होगा। तो हम उसमें भी यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें भी। और अगर सिंगल रिवेटेड है तो n इक्वल टू 1। देखिए इसमें दो n प्रयोग होते हैं, एक स्मॉल n और एक कैपिटल n। तो इसमें जो स्मॉल n है वो रिवेटों की संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है, और जो कैपिटल N है वो हमारी इसकी ज्वाइंट किस कंडीशन का है, सिंगल रिवेटेड है, डबल। देखिए अब इसमें 3 रिवेट लगी तो स्मॉल n इक्वल टू 3, स्मॉल n इक्वल टू 3, जबकि कैपिटल N इक्वल टू 1। तो n क्या है, स्मॉल n रिवेटों की संख्या है और कैपिटल N जोड़ का प्रकार है, ये सिंगल रिवेटेड है या डबल रिवेटेड है। तो इस तरीके से हम इसमें n का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन PT निकालने में n का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
क्लियर? चलिए, तो ये देखिए, अब तुमने पिछले जो फार्मूला लैप ज्वाइंट का बताया, इससे इसको कंपेयर करो। दोनों के फार्मूलों में कोई डिफरेंस नहीं है, खाली इसमें ये बता दिया गया कि इसमें टी के स्थान पर कवर प्लेट की मोटाई अथवा मुख्य प्लेट की मोटाई जो भी कम होगी हम उसको लेंगे। उसमें बताया गया कि अगर हमारी जो दो प्लेटें हैं लैप ज्वाइंट में, अगर दोनों अलग अलग मोटाई की हैं, तो हम इसमें जिस प्लेट की मोटाई कम होगी टी के स्थान पर उसका मान रखेंगे। अब आइए डबल कवर बट ज्वाइंट। डबल कवर बट ज्वाइंट में समझिए कि ये कवर प्लेट ये और लगा दी, अब ये रिवेट हमारी यहां से यहां तक। अब इस पे विचार करें कि जब इस पर फोर्स लगेगा, धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाया जाए और इसकी वैल्यू इतनी हो जाए कि इसका मान रिवेट की कर्तन सामर्थ्य से ज्यादा हो जाए। ज्यादा होने पे क्या होगा? ये रिवेट शेयर होगी। तो कैसे शेयर होगी इसको देख, ये जो हिस्सा है हमारा बीच में लाइन दिख रही है, अब हमने देखा कि ये लाइन खिसक करके यहाँ आ गई, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा? खिसक करके ये आ गया। ये हिस्सा इसी तरीके से यहाँ का हिस्सा ये आ गया, तो ये वाला हिस्सा खिसक करके यानी ये रिवेट हमारी अब ये हो गई। तो अब इसमें देखिए कि रिवेट पूरी एक ये थी, पूरी रिवेट ये थी। अब इसमें तो ये एक जगह से शेयर हुई और इसमें ये दो जगह से शेयर हुई, तो इसलिए इसको कहते हैं डबल शेयर। इसमें हमने कहा था एक से मल्टीप्लाई करो, क्यों? क्योंकि रिवेट एक जगह से कट रही है, इसलिए इसको सिंगल शेयर कहा गया। इसमें रिवेट दो जगह से कट रही है, एक यहाँ इस लेवल पे और एक इस पे, तो इसको कहा गया डबल शेयर। तो जहां पर डबल कवर बट ज्वाइंट होगा वहां पर हमेशा डबल शेयर होगा। ऐसी स्थिति में इसी फार्मूले में जहां पर हमने एक लिखा था, अब वहां पे लिख देंगे इसके लिए दो। सिंगल शेयर के लिए एक और डबल शेयर के लिए दो। अब इसमें क्या फार्मूले में आएगा? इसमें चूंकि पहले कवर प्लेट एक थी, तो एक कवर प्लेट अथवा मुख्य प्लेट दोनों की मोटाई में जो कम हो उसको इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें कवर प्लेट हो गई दो, तो दोनों कवर प्लेट की मोटाई यानी एक की अगर T1 है और दूसरे की मिला दे तो 2T1 हो जाएगी। तब हम इस फार्मूले में लिखेंगे P या 2T1 D इंटू T या 2T1 जो कम हो, हम इसी में लिखे दे रहे हैं जो कम हो इंटू FB। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने कहा 8 मिलीमीटर मोटी है, तो कवर प्लेट ये 8 मिलीमीटर, तो ये भी 8 होगी, तो 2T1 की वैल्यू हो गई 16। मुख्य प्लेट की मोटाई 12 mm। तो इस तरीके से यहां पर हम की जगह पे मुख्य प्लेट की मोटाई रखेंगे। अगर ये प्लेट की मोटाई, मुख्य प्लेट की मोटाई हमारी 16 mm होती या 18 mm होती और ये हमारी 8-8 की है, तो 8-8 16 और ये होती है 18, तो 16 कम हुई 2T1 में, तो हम यहाँ पे 16 mm रख के कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर में मुख्य फार्मूले यही 3 है। अब सिंगल रिपीटेड था तो n = 1 लिख लेंगे, डबल रिपीटेड में 2 और ट्रिपल रिपीटेड में 3, तो n का मल्टीप्लिकेशन इसमें भी करेंगे। हमारे ख्याल से अब ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो तुम लोगों को क्लियर नहीं हुई हो। एक लोग कोई म्यूट अनम्यूट करिए और इसके बाद बताइए क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक, अब आगे देखिए। अब हम तुमको एक क्वेश्चन करा देते हैं।
ठीक है। इसके लिए देखिए अब इसमें जो हमने पीटी, पीएस और पीबी, इन तीनों में जो न्यूनतम वैल्यू होगी वो हमारी जोड़ की सामर्थ्य होगी। ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते हैं जोड़ की दक्षता। तो जोड़ की दक्षता जोड़ की दक्षता, जिसको नीटा इस तरीके से दिखाते हैं, बराबर जोड़ की सामर्थ्य, जोड़ की सामर्थ्य अपॉन ठोस प्लेट की सामर्थ्य, ठोस प्लेट की सामर्थ्य। अब जोड़ की सामर्थ्य क्या होगी? जो पीटी, पीएस और पीबी निकाला है उन तीनों में जो कम होगी, तो वो तो हम यहाँ पे लिख देंगे जोड़ की सामर्थ्य। ठोस प्लेट की सामर्थ्य यानी इस प्लेट में जो भी हम लगा रहे हैं कोई भी होल नहीं किए गए हैं। तो जब कोई होल नहीं किए गए हैं तो प्लेट हमारी कैसी हो गई? बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप। क्रॉस सेक्शन देखें तो ये हो गया इसकी मोटाई। तो जब इसमें अधिकतम कितना लोड लगा सकते हैं, इसको कहेंगे, इसकी मोटाई हो गई 3 और ये हमने कहा है एक पिच के लिए कैलकुलेट करें तो कहलाएगी। तो ठोस प्लेट की सामर्थ्य यानी प्लेट की चौड़ाई इनटू प्लेट की मोटाई इनटू एफटी, अनुज्ञेय तनन प्रतिबल। तो ये ठोस प्लेट की सामर्थ्य कहलाएगी। तो यानी जोड़ की सामर्थ्य पीटी, पीबी, पीएस या पीबी जो कम हो बटे पी इंटू टी इंटू एफ टी, ठोस प्लेट की सामर्थ्य होगी। और दक्षता को हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं तो इंटू 100। तो इस तरीके से हम इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो जोड़ वही सबसे ज्यादा उपयुक्त कहलाता है जिसकी एफिशिएंसी अधिक हो। क्योंकि देखिए जब भी हम रिवेट कहें, जब तुमसे कहा जाए भाई 3 रिवेट लगानी है ज्वाइंट, तो 3 रिवेट लगाने के कई तरीके हैं। हमने तीनों ऐसे लगा दिए, तीनों ऐसे लगा दे, लंबाई भी लगा दे, कैसे भी लगा सकते हैं। मेन क्या है कि हमारी इसमें रिक्वायरमेंट की पूर्ति हो और जोड़ की दक्षता अधिक से अधिक प्राप्त। अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम उसको बोर्ड में लगाते हैं। 12 मिलीमीटर मोटी 2 प्लेटों को, 12 मिलीमीटर मोटी 2 प्लेटों को 20 मिलीमीटर व्यास के, 20 मिलीमीटर व्यास के रिवेटों से एकल रिवेट लैब जोड़, एकल रिवेट लैब जोड़ से जोड़ा गया है। यदि पिच 50 मिलीमीटर हो तो जोड़ की सामर्थ्य एवं दक्षता ज्ञात कीजिए। तो इसमें कहा गया कि प्लेट की मोटाई 12 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर मोटी 2 प्लेटों को किससे जोड़ा गया है? 20 मिलीमीटर व्यास के रिवेट। तो ये वैल्यू हो गई फाई की। रिवेट का व्यास फाई यानी 20 mm। चाहे तो यहाँ पे लिख दे प्लेट की मोटाई टी बराबर 12 mm, रिवेट की का व्यास 20 mm। ठीक है। और कैपिटल एन क्या कहा? एकल रिवेट लैप जोड़ से। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू 1। रिवेट की पिच जो है पी बराबर 50 mm। अनुज्ञेय प्रतिबलों के मान लीजिए एफ पी बराबर 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, पीएस बराबर 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर, पीवी बराबर
270 न्यूटन पर mm²। तो ये कौन सी लिमिट हो गई? इसमें पीएस की वैल्यू 90, पीवी 270, तो हम कह गए पावर ड्राइविंग फील्ड लिमिट। तो अब इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, तुम लोगों को निकालना है जोड़ की सामर्थ्य और दक्षता। तो सबसे पहले हम निकालें रिवेट क्षेत्र का व्यास, जिसको हम कहेंगे स्मॉल डी, इज इक्वल टू 5 प्लस 1.5 mm। 1.5 क्यों लिखा? क्योंकि ये 20 mm है, 25 mm से कम है तो हम 1.5 mm जोड़ेंगे। 25 से अधिक है तब हम यहाँ पे 2 mm ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया 20 धन 1.5 इक्वल टू 21.5 m। अब शुरुआत करें जोड़ की तनन सामर्थ्य। अब देखिए, प्लेट की मोटाई नहीं दे रखी है, खाली दिखा के एक पिच लंबाई दे रखी 50 मिलीमीटर, तो जो ये तनन सामर्थ्य निकल रही है एक पिच लंबाई में, तो इसको हम लिखेंगे पीटी बराबर पी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ। तो इस तरीके से 50 माइनस 21.5 गुणित 12 गुणित 150, इसको हल कर लीजिए। इसी तरीके से जोड़ की अपरूपण सामर्थ्य या कर्तन सामर्थ्य। कर्तन सामर्थ्य, अब देखिए लैप ज्वाइंट है तो लैप ज्वाइंट में हमेशा सिंगल शेयर होता है, तो बिल्कुल पीएस बराबर सबसे पहले 1 लिख लीजिए, जिससे ऐसा ना कंफ्यूज हो जाए कि 1 लिखना है कि 2 लिखना है। लैप ज्वाइंट हो या सिंगल कवर बट ज्वाइंट हो, दोनों में सिंगल शेयर। सिर्फ डबल कवर बट ज्वाइंट में डबल शेयर होता है। तो 1 इंटू 5d²/4 इंटू एफ इंटू एन, फार्मूला पूरा लिखें। तो इस तरीके से 1 इंटू 3.14 21.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 90 मीटर। तीसरे नंबर पे निकालेंगे जोड़ की धारण सामर्थ्य। जोड़ की धारण सामर्थ्य P B इक्वल टू D इंटू T इंटू एफ बी इंटू एन। तो एन की जगह पे आगे और 1 लिख दीजिए। तो डी के स्थान पे हो गया 21.5 गुणे टी के स्थान पे हो गया 12 गुणे 270। इनको हल करें, हल करने पे ये वैल्यू निकलेगी 5,51,300 न्यूटन, और ये वैल्यू निकलेगी 32,657, 658 कर लीजिए, 57 के नीचे दशमलव में है, और पीवी की वैल्यू हो जाएगी 77,400 न्यूटन। तो इस तरीके से पीटी, पीएस और पीवी, इन दोनों के मान, तीनों के मान हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इसमें तीनों की वैल्यू में कौन सी न्यूनतम है, तो लिखेंगे जोड़ की सामर्थ्य। जोड़ की सामर्थ्य, इसको साफ करते हैं। जोड़ की सामर्थ्य बराबर पीटी पीएस
तथा पीवी में जो कम हो। तो अर्थात क्या कम है, इज इक्वल टू 32,658 न्यूटन। किलो न्यूटन लिख देंगे, 32.6 लिख दीजिए, 65 लिख दीजिए। अब इसके बाद में हमको निकालनी है दक्षता। तो दक्षता के लिए सबसे पहले फार्मूला लिखें, जोड़ की दक्षता इक्वल टू जोड़ की सामर्थ्य बटे ठोस प्लेट की सामर्थ्य। इंटू 100। तो अब देखिए ठोस प्लेट की सामर्थ्य कैसे निकालेंगे, पहले इसमें निकाल लें। ठोस प्लेट की सामर्थ्य इज इक्वल टू P यानी पिच इंटू T इंटू F। तो पिच दे रखी है 50 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर मोटी और 150 FT की वैल्यू। तो कितना हो गया ये, 90,000। 12 पंचे 60, 6 15 छक्का 90, 90,000 लीटर। तो अब इसके बाद में जोड़ की दक्षता कितनी हो गई, देखिए। तो जोड़ की दक्षता नीटा इज इक्वल टू 32,658 बटे 90,000 गुणित 100। इसको जब हल करेंगे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32,658 बटे 900 कर दिया, ये होगी 36.287%। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जितना निकलवाना गया था वो कैलकुलेशन से प्राप्त हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। अब इसमें एक चीज देख लीजिए, जो क्वेश्चन ये बोला था इसमें दोनों प्लेटों की मोटाई समान थी। अगर प्लेटों की मोटाई बदल जाए, यानी दोनों अलग अलग मोटाई की प्लेटें जोड़े, तो जो बताया था उस चीज का बस ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन और करना है, इतने में हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन बोल दीजिए। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, एक दोहरे रिवेट बट जोड़ में मुख्य प्लेटों की मोटाई 12 मिलीमीटर एक दोहरे रिवेट बट जोड़ में मुख्य प्लेटों की मोटाई 12 मिलीमीटर कवर प्लेटों की मोटाई 8 मिलीमीटर यदि रिवेट का व्यास 22 मिलीमीटर हो, यदि रिवेट का व्यास 22 मिलीमीटर हो तथा पिच 70 मिलीमीटर हो, पिच 70 मिलीमीटर हो, तो जोड़ की सामर्थ्य एवं दक्षता ज्ञात करें। अनुज्ञेय प्रतिबल FT 150 न्यूटन पर mm², FS 100 न्यूटन पर mm² और FB 300 न्यूटन पर mm²। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए, एक दोहरे रिवेट बट जोड़ में, दोहरे रिवेट
बट जोड़ में, यानी डबल रिपीटेड हो गया। डबल रिपीटेड का मतलब हो गया n इक्वल टू 2। अब इसमें ये नहीं कहा गया कि डबल कवर है या सिंगल कवर है, तो क्वेश्चन की जो भाषा आपसे सुनिए, दोहरे रिवेट बट जोड़ में मुख्य प्लेटों की मोटाई, मुख्य प्लेट नहीं कहा, मुख्य प्लेटों की मोटाई, तो इसका मतलब हो गया कि इसमें एक से ज्यादा प्लेट लगी है, तो दो से ज्यादा लगती नहीं है, तो ये कहलाएगा डबल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट। तो चलिए अब इसको हल करें। तो सबसे पहला क्या निकालेंगे, सबसे पहले रिवेट क्षेत्र का, या रिवेट क्षेत्र का व्यास लिखे, या लिख दे रिवेट का सकल व्यास, ग्रॉस डायमीटर, d इक्वल टू 22 धन 1.5 यानी 23.5 mm। ठीक है, अब कैलकुलेशन शुरू करें। तो सबसे पहले तो निकालते हैं तनन सामर्थ्य। जोड़ की एक पिच लंबाई के लिए तनन सामर्थ्य, तो PT इक्वल टू P माइनस D इंटू T इंटू FT। तो पिच हो गई 70 mm, D हो गया 23.5 और प्लेट की मोटाई 12 मिलीमीटर, FT 150। इसको जब हल करेंगे ये हो गया 83,700। ये कैलकुलेशन देख लेना, सही होना चाहिए। एक पिच की लंबाई के लिए इसकी हमारी पीटी की वैल्यू ये निकल आई। अब इसके बाद में कर्तन सामर्थ्य, जोड़ की कर्तन सामर्थ्य, जिसको हम कहेंगे PS बराबर। तो अब चूंकि डबल कवर बट ज्वाइंट है, तो डबल कवर बट ज्वाइंट में डबल शेयर, तो 2 पहले लिख दिया, इंटू 5/4 D स्क्वायर इंटू FS इंटू N। तो इस तरीके से इसमें डबल शेयर, इसकी वजह से ये 2 लिखा है, और आगे डबल रिपीटेड है तो फिर इसमें 2 लग जाएगा। तो ये हो गया 3.14 इंटू 23.5 का स्क्वायर बटे 4 इंटू 100 गुणे 2। हल करें इसको, 2 से ये 4 कैंसिल हो गए, 2 और 2 ये कैंसिल हो गए। 23.5 का स्क्वायर इंटू 3.14 इंटू 100 पढ़ते हुए जाएगा, मनो नहीं कर रहा लेकिन खोलना पड़ रहा है। इस तरीके से ये हो जाएगा 173 406 173 406.5 न्यूटन। इसी तरीके से धारण सामर्थ्य, धारण सामर्थ्य में फार्मूला PV इक्वल टू D इंटू T/2T1, ऐसे लिख लीजिए, T इंटू (2T1) जो कम हो समझ लीजिए, इंटू FB इंटू कैपिटल N। तो अब देखिए T की वैल्यू है 12, 2T1 की वैल्यू होगी 16, तो इसमें क्या रखेंगे, T की वैल्यू, ये हो जाएगा 23.5
गुणित 12 गुणित 300 और गुणित 2। इसको जब हल करेंगे ये हो जाएगा ये हो गया 169,200 न्यूटन, यानी 1,69,200 न्यूटन। और ये हुआ 1,73,406.5 न्यूटन। तो इन तीनों में कम कौन सा है? इन तीनों में कम क्या है? तो जोड़ की सामर्थ हो गई 83,700, लिख देंगे। जोड़ की सामर्थ पीटी, पीएस तथा पीबी में जो कम हो, ठीक है, तो हम इसको कह देंगे कि P इक्वल टू 83,700 न्यूटन। अब इसके बाद में दक्षता निकालने के लिए हम ठोस प्लेट की सामर्थ्य और निकाल लें। तो दक्षता बराबर जोड़ की सामर्थ्य बटे ठोस प्लेट की सामर्थ्य। तो ठोस प्लेट की सामर्थ्य यानी जोड़ की सामर्थ्य हो गई 83,700 और ठोस प्लेट की सामर्थ्य हो गई 70 पिच है, मोटाई 12 है और एफटी की वैल्यू 150 इंटू 100। तो इससे 2 जीरो तो ये कैंसिल कर दी। 83,700 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 12 इंटू 15 66.428%। 66.43%। तो इस तरीके से अब कोई भी क्वेश्चन है उसको पहले सही तरीके से पढ़िए और कम से कम 2 बार पढ़िए कि क्वेश्चन में कभी कभी छोटी सी चीज छूट जाती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। हमारी ख्याल से तुमको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। चलिए, ओके।